दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी धरती के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे कि कहीं पर प्लेट्यूज हैं तो कहीं पर माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, तो कहीं पर प्लेन्स हैं तो कहीं पर समुंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमारी धरती के ऊपर बने हुए हैं, आज हम उन्हीं को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है जियोग्राफी का, तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपके कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। तो सबसे पहले तो आपके जो लैंडफॉर्म जो बनते हैं उनके पीछे का क्या कारण है। दूसरा, माउंटेन्स को देखेंगे डिटेल्स में, जिसके अंदर हम ग्लेशियर्स को पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस को देखेंगे, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देखेंगे, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। उसके बाद मेजर माउंटेन रेंजेज इन दी वर्ल्ड देखेंगे, कौन सी मेजर माउंटेन रेंजेज है हमारी पृथ्वी पर। उसके बाद प्लेट्यूज को देखेंगे, प्लेट्यूज के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फिर हम प्लेन्स में आएंगे और प्लेन्स के भी कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो इस तरीके से पूरा हमारा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी धरती के ऊपर कौन से लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लू कलर में, यहाँ पर समुद्र प्रेजेंट है। ये हमारे प्लेन्स हैं। प्लेन एरिया मतलब जहाँ पर जो हाइट है समुद्र तल से बहुत कम रहती है और यहाँ पर कोई भी पहाड़ी एरिया नहीं रहता है। और नदियां यहाँ पर बहती हैं। नदियां कौन सी है? बहुत सी सहायक नदियां मिलके एक बड़ी नदी बनाती है, जिनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदियों को। उसके बाद जब ये समुद्र में मिलती हैं तो कुछ डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा के साथ साथ ये कुछ अपने साथ डिपोजिशंस लाती हैं, जिसको वो अपने डेल्टा के अंदर ही छोड़ देती हैं। जैसे कि जिसके अंदर बहुत सारा रेत और डेब्रीज होते हैं, जिसके बाद नदी है जो बहुत सारे छोटे छोटे नदियों में टूट जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन रेंजेज ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, सब जानते हैं इनको। तो उसके बाद बेसिन क्या चीज है? बेसिन बोलते हैं जिसके चारों तरफ पहाड़ हों और बीच में कोई खाली जगह बन जाती है, एक कटोरे के जैसे दिखने में लगता है बेसिन। उसके बाद प्लेट्यू क्या चीज होती है, जिसको हम हिंदी में पठार भी बोलते हैं। ये क्या है? समुद्र तल से इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसके ऊपर पहाड़ी क्षेत्र नहीं रहता है, ये बिल्कुल प्लेन रहता है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद आती है लेक्स। लेक्स क्या है? बहुत सारी लेक्स बन जाती हैं हमारी, जहां पर भी गड्ढा होता है उस गड्ढे में ही पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को ही हम लेक बोल देते हैं। देन एक पेनिनसुला टर्म यूज की जाती है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो भी लैंड बॉडी तीनों तरफ से पानी से घिरी हो और एक साइड से लैंड एरिया से घिरी हो, उसी को हम बोल देते हैं पेनिनसुला। जैसे कि इंडिया को भी हम पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद आइसलैंड जो रहती है वो चारों तरफ से पानी से घिरी रहती है, उसी को हम आइसलैंड बोलते हैं। उसके बाद दो टर्म यूज होती है, एक स्ट्रेट होती है, एक इस्थमस होती है। इस्थमस बोलते हैं जो एक बहुत नैरो लैंड मास होता है, जो दो बड़ी लैंड मासेज को जोड़ने का काम करता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। वहीं जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट क्या है? एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है, एक नैरो स्ट्रिप रहती है पानी की, इसी को हम स्ट्रेट बोल देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो लैंड फॉर्म्स है हमारी धरती के ऊपर, इनको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं जो लैंड फॉर्म्स हैं बनते कैसे हैं, इनकी जो प्रोसेस है वो क्या है। तो इसके अंदर चलती हैं दो, इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपको मैं बता दूं, हमारी धरती के अंदर मैग्मा भरा हुआ है, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे। ये जो मेंटल जो लेयर है, हमारी धरती बहुत सारी लेयर्स में बटी हुई है, जो कि इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, उसके बाद मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। जो मेंटल है वो पूरा का पूरा लिक्विड स्टेज में रहता है, जिसके अंदर मैग्मा ऐसे फ्लो करता रहता है और उसके ऊपर बहुत सारी प्लेट्स बनी हुई है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स मिलके हमारी पूरा का पूरा क्रस्ट बनाती हैं। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट रहती है। ये सारी की सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि मैग्मा अंदर रहता है, मैग्मा की वजह से ये उसके ऊपर मूव करती रहती है। इस मूवमेंट की वजह से ही सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं हमारी धरती के ऊपर, कहीं पर गड्ढा बन जाता है तो कहीं पर धरती उठ जाती है, ये ही प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से ही बनती है। इनको हम इंटरनल प्रोसेसेस बोलते हैं। उसके बाद आती है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअसली वियरिंग एंड टियरिंग होता रहता है। जो हमारी धरती के ऊपर पहाड़ बने हुए हैं वो क्या है, हवा की वजह से या तो तेज पानी की वजह से टूट टूट के छोटे छोटे पत्थरों में या तो रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नदी के द्वारा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो बहुत तेज हवा की वजह से भी आंधी के साथ उड़ के आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल प्रोसेस, जो बाहरी जो चीजें चलती रहती हैं, उनकी वजह से भी हमारे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि हमारी धरती के ऊपर जब छोटे छोटे पत्थर टूट टूट के आते हैं तो हमारे जो प्लेन्स को बनाते हैं, जो भी प्लेन एरिया आपने देखे होंगे, अभी पिक्चर के अंदर भी दिखाया था, ये पूरा का पूरा जो रेत रहता है, जो मिट्टी रहती है, वो पूरा का पूरा नदी लेके आ
आती है और नदी की जो ट्राइब्यूटरीज होती हैं वो ही मिलके सभी प्लेन बनाती हैं। तो इस तरीके से लैंडफॉर्म्स के लिए क्या है, एक तो इंटरनल प्रोसेस हो गया, दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है एरोजन और दूसरा है डिपोजिशन। एरोजन क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला, कोई भी चीज, कोई भी पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है उसी को हम एरोजन बोल देते हैं। वो किसी की भी वजह से हो सकता है, या तो पानी की वजह से, या तो एयर की वजह से, या तो फिर किसी एनिमल्स की एक्टिविटीज की वजह से। इन सभी की वजह से जो भी चीजें टूट टूट के आती हैं उसी को हम बोल देते हैं एरोजन। उसके बाद होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी डेल्टा के फॉर्म में मैंने बताया था, नदी के साथ बहुत सारा जो रेत कंकड़ मिट्टी वगैरह जो साथ में लेके आती है नदी, उसको एक जगह पर डिपोजिट कर देती है। उसी की हेल्प से क्या है, पूरा का पूरा डेल्टा बन जाता है और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को देखते हैं, इसके अंदर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स मेनली रहते हैं। इन्हीं को हम सब डिवाइड करके देखते हैं हर एक चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स को। तो माउंटेन क्या चीज है, कुछ नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के अंदर, कहीं भी किसी भी जगह पर हमारी धरती के ऊपर कुछ उठाव बन जाता है, उसी को हम बोल देते हैं माउंटेन। उसके बाद ग्लेशियर्स क्या चीज है, पहाड़ों के अंदर ठंड बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो नदियां रहती हैं, पहाड़ों में से जो नदियां गुजरती हैं वो जम जाती हैं और एक आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो आइस क्या है, धीरे धीरे चलती है फिर, क्योंकि जमने के बाद क्या है, पानी मूव तो करता है लेकिन बहुत स्लो मूव करता है, उसी को हम बोल देते हैं ग्लेशियर्स। उसके बाद माउंटेन रेंजेज क्या चीज है, माउंटेन रेंजेज मतलब कोई भी जो पहाड़ रहता है वो बहुत सारी रेंजेज में प्रेजेंट रहता है, यानी कि लगातार कंटिन्यूअसली कई कई किलोमीटर तक ये पहाड़ फैले रहते हैं। ये पैरेलल भी हो सकती हैं और लंबी भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि हमारा हिमालयन रेंजेज है बहुत दूरी तक फैले हुए हैं, और जिसके अंदर पैरेलल रेंजेज भी प्रेजेंट हैं और लंबाई में भी बहुत दूर तक फैली हुई है। इस तरीके से हमारे पहाड़ लाइन में लगे रहते हैं, उन्हीं को हम माउंटेन रेंज बोल देते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेजर माउंटेन्स को देखते हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई आगे चीजें पढ़ेंगे, अभी क्या है बेसिक चल रहा है, जब हम एडवांस लेवल पर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो ये चीजें कंटिन्यूअसली रिपीट होंगी, इसलिए हम क्लियर करके चलते हैं पहले से ही कौन सी माउंटेन्स रेंजेज कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसी को हम डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले तो ये हिमालयन रेंजेज हमको इंडिया के अंदर मिल जाती है यहाँ पर देखने के लिए। इसके अंदर नेपाल भी शामिल है, ऊपर चाइना का भी कुछ पोर्शन है और इधर पाकिस्तान का भी कुछ रीजन इसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद ये हिंदू कुश रेंजेज है, ये भी हिमालयन रेंजेज का ही एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर अपना ईस्टर्न घाट आ जाता है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट आ जाता है। अल्टाई माउंटेन्स हैं जो कि चाइना के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद यूराल माउंटेन्स जो कि एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है, ये यूराल माउंटेन्स ये आपके रसिया के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्लैक सी है, यहाँ पर कैस्पियन सी है, इन दोनों को डिवाइड करने का काम करता है कोकासस माउंटेन्स। उसके बाद यहाँ पर टोरस माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर जैग्रोज प्रेजेंट हैं। इस तरीके से इनको आप याद रख सकते हो, वेरी इंपोर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर एटलस माउंटेन प्रेजेंट है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स प्रेजेंट है। ऊपर यूरोप के अंदर स्कैंडिनेवियन जो रेंजेज हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी जानते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, उसी में ये प्रेजेंट है। देन अल्प्स यहाँ पर यूरोप के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद एप्लेशियंस अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, रॉकीज माउंटेन्स के नाम से ये अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। ये एंडीज है, ये साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो एंडीज हैं ये संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है। ये मैकडोनेल रेंजेज भी प्रेजेंट है यहीं पर ही। तो इस तरीके से जो मेजर जो माउंटेन रेंजेज है इनको आप याद रख सकते हो। इतना तो आप याद ही रख सकते हो कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है अपने वर्ल्ड के अंदर, आपको ये याद होना चाहिए। जो मेजर जो रेंजेज हैं उनका तो आपको पता ही होना चाहिए। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यानी जो पर्वत हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ये होते हैं 3 तरीके के, एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, देन ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स को। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्लेट कन्वर्जेंस, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी मैंने अभी जैसे बताया था आपको। हमारी पृथ्वी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। जो सबसे ऊपर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली को मेंटल और सबसे अंदर वाली को कोर बोलते हैं। तो कोर का ये आउटर कोर भी लिक्विड स्टेज में है, इनर कोर सॉलिड स्टेज में है, लेकिन जो मेंटल है सारी प्रोसेस इससे होती है हमारी क्रस्ट के ऊपर। तो जो मेंटल है, मेंटल के अंदर मैग्मा है जो वो पूरा का पूरा लिक्विड स्टेज में रहता है और इस तरीके से मूव करता रहता है। इन मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारी जो प्लेट्स हमारी क्रस्ट है जो वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो बनते हैं। तो जो फोल्ड माउंटेन्स जो बनते हैं कौन से फोर्स की वजह से बनते हैं, वो होता है कंप्रेशनल फोर्सेज। ये कंप्रेशनल फोर्सेज क्या रहते हैं, जैसे कि ये हमारी एक प्लेट हो गया
दूसरी प्लेट इधर हो गया, तो इनका आपस में टकराने से क्या है कि कंप्रेशन होने से, यानी कि जब ये दोनों आपस में टकराव होगा इनका, तब ये बीच में से कुछ पोर्शन उठ जाएगा ऊपर की तरफ और ये बहुत सारे फोल्ड बना लेता है। इसका एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक कपड़े को आप लीजिए और उस कपड़े को दोनों साइड से आप कंप्रेस कीजिए। जब आप कंप्रेस करोगे तो इस तरीके से बहुत सारे जो लेयर्स में वो बन जाएगा। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से अपना फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो इस फोल्ड माउंटेन्स के अंदर क्या है, एक तो डाउन फोल्ड जाता है, एक अपवार्ड फोल्ड जाता है। जो डाउनवार्ड जो फोल्ड जाता है इसको हम सिंक्लाइन बोलते हैं, और जो एक के जैसे बनता है अपवार्ड जो अपलिफ्टमेंट होता है उसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। तो सिंक्लाइन नीचे वाला और ऊपर वाला को एंटीक्लाइन बोलते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन किस तरीके से बनते हैं। तो जो सिंक्लाइन बनते हैं उसका जो सबसे अंदर वाली जो रॉक्स रहती हैं वो सबसे ओल्डेस्ट रहती हैं, और जो सबसे ऊपर जो रॉक्स रहती हैं वो न्यूएस्ट रहती हैं। वहीं जो सिंक्लाइन जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर रिवर्स हो जाता है, जो सबसे अंदर रहती हैं उसमें यंगेस्ट हो जाती हैं और सबसे जो ऊपर रहती हैं वो ओल्डेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें ग्रीन कलर को आप देख पाओगे, ओल्डेस्ट रॉक्स हैं और ये यंगेस्ट रॉक्स हैं। तो आप अभी समझ चुके होंगे कि ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स किस तरीके से बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कीवर्ड है। पहला वर्ड क्या है, प्लेट कन्वर्जेंस, और दूसरा है कंप्रेशनल फोर्सेज, और तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक एक्यूमुलेशन। ये जितने भी ज्यादातर जो प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ मैं लेके चलता हूँ एक बार ही आपको, जहां जहां आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, जहां जहां भी ये कनेक्शंस दिखते हैं, यानी कि जो जहां पर दो प्लेट्स मिलती हैं वहां पर सबसे ज्यादा माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडियन प्लेट है और यहाँ पर हमारे हिमालयन रेंजेस प्रेजेंट है। जहाँ पर यूरेशियन प्लेट से अपनी इंडियन प्लेट मिल रही है उसी सेम जगह पर हमारा हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। ये बनने का आपको रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा रही है, जिसकी वजह से कंप्रेशनल फोर्सेज की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े माउंटेन्स क्रिएट हो गए। पहले लोग बताते हैं कि ये जो रीजन है यहाँ पर क्या डिपोजिशन था, बहुत सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन था। सेडिमेंट्स क्या होता है, जो भी नदी कुछ लेके आती है, पत्थर कंकड़ रेत वगैरह, उसी को हम सेडिमेंट्स बोल देते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स रॉक्स थे, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि इस जगह पर पहले कभी हमारा एक ओशियन हुआ करता था जिसको हम टेथिस सी बोलते हैं। वो जो टेथिस सी था उस समुद्र के अंदर बहुत सारे डिपोजिशंस थे। वही डिपोजिशंस आज हमारे हिमालय पर्वत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो जहां जहां भी ये कनेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वहीं पर ही ज्यादातर ये कंटिनेंट्स के जो बॉर्डर रहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, एक एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। वो भी क्या है, एक कंटिनेंट के एक बॉर्डर है, वहीं पर ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स आके डिपोजिट हुए और ये प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। तो कीवर्ड आपकी समझ में आ गया होगा। पहला हो गया प्लेट कन्वर्जेंस, दूसरा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेशन, तीसरा होगा कंप्रेशनल फोर्सेज, चौथा हो गया फोल्डिंग। फोल्डिंग मैंने बता दिया, एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस क्या चीज होती हैं, उसी की वजह से हमारे फोल्ड्स बनते हैं कंटिन्यूअसली। कुछ डाउन फोल्ड होते हैं तो कुछ अपवार्ड फोल्ड होते हैं। मैंने कपड़े वाला जो एग्जांपल दिया था, ये डाउन वाला हो गया, इसको सिंक्लाइन बोल देते हैं। जो अपवार्ड वाला हो गया इसको एंटीक्लाइन बोल देते हैं। इसमें बस याद रखने वाली बात यही है, जो एंटीक्लाइन है उसके अंदर जो सबसे अंदर वाली जो रॉक होती है वो ओल्डेस्ट रहती है और सबसे बाहर वाली यंगेस्ट रहती है, और इसका बिल्कुल उल्टा सिंक्लाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है। अभी हम देखते हैं थ्रस्ट फॉल्टिंग क्या चीज होती है। तो फोल्डिंग होने की बाद भी कुछ फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग का मतलब होता है टूटना, यानी कि पहले फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग होने के बाद क्या, जिस इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से फोल्ड बनते हैं। फोल्ड बनने के बाद ये क्या है, फोल्ड बढ़ते चले जाते हैं और नीचे से कुछ और जो डेब्रीज है, जो भी कोई रॉक्स हैं, वो आगे इसको पुश करती हैं, जिसकी वजह से टूट जाते हैं और इस तरीके से बहुत सारे फॉल्ट बनना शुरू हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर्स में आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो फॉल्टिंग होती है उसकी वजह से जो अपना जो माउंटेन है उसके अंदर बहुत सारा जो रॉक्स है वो इकट्ठा हो जाता है और बहुत मोटी एक लेयर बना लेता है रॉक्स की। इसी की वजह से बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स आपकी समझ में आ गया होगा। इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेट कन्वर्जेंस, सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेशन, कंप्रेशनल फोर्सेज, फोल्डिंग एंड थ्रस्ट फॉल्टिंग। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स की मदद से ही आप पूरा का पूरा फोल्ड माउंटेन्स हमेशा के लिए आपको याद रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हाईएस्ट होते हैं और यंगेस्ट माउंटेन्स होते हैं, यानी कि जो सबसे नए जो माउंटेन्स होते हैं और ये सबसे ऊंचे माउंटेन्स रहते हैं। जैसे कि अपना हिमालय पर्वत,
हिमालय पर्वत के अंदर आपको मैं बता दूं तो जो सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो अपने हिमालय पर्वत के अंदर ही मिलती हैं। पूरे संसार की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी हिमालय पर्वतों में मिलती हैं। जैसे कि अपना माउंट एवरेस्ट हो गया जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। दूसरा के टॉप हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया। इस तरीके से बहुत सारी जो चोटियां हैं जिसकी हाईएस्ट पीक्स जो रहती हैं वो अपने इन्हीं हिमालयन रेंजेस में मिल जाती हैं और ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। इस तरीके से यंगेस्ट भी हैं, यानी कि जो सबसे बाद में जो बने हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो यही अपना फोल्ड माउंटेन्स ही बने हैं। लोकेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर कंटिनेंट के मार्जिन पे मिलते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये जितने भी जो कंटिनेंट्स हैं जैसे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये क्या है पूरा का पूरा साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, इसकी एकदम बाउंड्री पर मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जितने भी कंटिनेंट्स की जो बॉर्डर्स हैं, मार्जिन्स हैं, वहीं पर ही ये ज़्यादातर ये फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री ओरिजिन्स, आपको मैं बता दूं जहां पर भी कंटिनेंट्स की मार्जिन होंगे, जहां पर भी अपना महाद्वीपों के जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर क्या है कोई भी नदी आके गिरती है और नदी के साथ आपको मैंने बता दिया जो डेल्टा बनाती है नदी, उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर और ये सब सेडिमेंट्स लेके आती है वो। तो जहां पर भी ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं वहीं से ही ये फोल्ड माउंटेन्स का ओरिजिन होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के मैंने बताया कि किस तरीके से इसके अंदर फॉल्ट्स बनते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ऊंचाई तक ये माउंटेन्स जाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो यंग फोल्डेस्ट माउंटेन्स क्या है, हिमालयन रेंजेस। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, हिमालयन रेंजेस कहाँ पर प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा हिमालयन रेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद अल्प्स इन यूरोप के अंदर प्रेजेंट है एंड एंडीज साउथ अमेरिका, जो कि मैंने अभी बार बार मैं दिखाया हूँ। यहाँ पर आपके एंडीज देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वर्ल्ड की। और जो अल्प्स हैं वो यूरोप में मिल जाएंगे जो कि मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डर पर मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पर अपना मेडिटेरेनियन सी है और ऊपर यूरोप है, तो यूरोप का जो बॉर्डर है यहाँ पर आपको अल्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है। तो इस पिक्चर के अंदर आपको देख लिया, ये फोल्ड माउंटेन्स हो गया, अल्प्स, हिमालयन रेंजेज हो गया और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गया। अब देखते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, जो सबसे पुराने जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कहाँ हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट हैं, जो सबसे पुराने हैं वो तो अपनी अरावली रेंज इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाया था, यहाँ पर अपनी अरावली रेंज प्रेजेंट मिल जाती है जो कि फैली हुई है आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर। ये राजस्थान रीजन से लेकर के दिल्ली तक जाती है। ये अरावली रेंजेस क्या है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन ये सबसे पुराने हैं। संसार के जो सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं यही है अरावली रेंजेस। इसी की वजह से क्या दिखते नहीं है, इतने हाइट इनकी रही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनके अंदर इरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी जो हाइट है बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद एपलेशियंस हैं जो वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट हैं और यूराल माउंटेन्स रसिया के अंदर प्रेजेंट हैं। ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये आपके यूराल माउंटेन्स हो गए जो कि एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करते हैं। ये भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके बाद कौन से, एपलेशियंस हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी कंटिनेंट की बाउंड्री पर मिल जाते हैं ये भी, ठीक है। तो इनको आप याद रख सकते हो कौन से हैं, एपलेशियंस, यूराल माउंटेन्स, हिमालयन रेंजेज, एंडीज और अरावली रेंजेज। अभी हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी कीवर्ड्स हैं टेंशनल फोर्सेज। होता क्या है, जैसे कि वहां पे मैंने दिखाया था कंप्रेशनल फोर्सेज लग रहे थे, यहाँ पर टेंशनल फोर्सेज लग रहे हैं। इसमें उल्टा लगता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। इसके अंदर क्या है, मान के चलो ये एक स्ट्रेट बॉडी थी, हुआ क्या, यहाँ से इस तरीके से फोर्सेज लगने शुरू हो गए। ये फोर्सेज कैसे लगते हैं, मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आपको दिखाया था। यहाँ पर क्या है, मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, इसके अंदर क्या रिवर्स हो जाता है। जैसे कि इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक खाली जगह बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी और ये प्लेट इधर की तरफ मूव करेगी। तो ये जो क्या है, टेंशनल फोर्सेज यहाँ पर क्रिएट होंगे। जब ये प्लेट इधर घूमेगी, ये इधर घूमेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन बन जाएगी और इस टेंशनल फोर्सेज की वजह से ही पूरा का पूरा माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जबकि कन्वर्जेंस होता है, यानी कि ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो इस तरीके की कंडीशन में फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जबकि इस तरीके की कंडीशन में ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स के मेन कीवर्ड्स आपने देख लिए, टेंशनल फोर्सेज हो गया, दूसरा होता है फॉल्टिंग। जैसा कि उसके अंदर भी था फॉल्टिंग, तो फॉल्टिंग के अंदर क्या है, टूटते हैं आपस में। जब एक बड़ी रॉक इस तरीके से टेंशनल फोर्सेज में आएगी तो एक टूटेगी, टूटने की वजह से फ्रैक्चर्स आएंगे इसके अंदर, और फ्रैक्चर आने की वजह से कुछ टुकड़े क्या है नीचे की तरफ धंस जाएंगे और पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, एक वैली बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकदम से शार्प एज मिलेगा आपको, ऊंचाई हाइट वाला,
और यहाँ पर एकदम से डाउन मिलेगा। इस तरीके से जो वैलीज जो बनती हैं वो इसी तरीके से बनती हैं। जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम बोल देंगे हॉस्ट, और जो नीचे वाला जो धंस जाएगा नीचे जमीन में उसको बोल देंगे हम ग्रेबन। ये वर्ड नाम याद रखने हैं क्योंकि समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं हॉस्ट क्या होती है, ग्रेबन क्या चीज होती है। तो हॉस्ट क्या है, जो ऊपर उठ जाता है हिस्सा, ऊपर नहीं उठता, ये मतलब रह जाता है, जबकि जो नीचे धंस जाता है उसको हम ग्रेबन बोलते हैं। ये बिल्कुल एकदम स्पार्ट रहते हैं ऊपर से देखने पे, जबकि हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स है कुछ इस तरीके से देखने के लिए रेंजेस मिल जाती हैं उनके अंदर। ये फॉल्टिंग हमने देख लिया। उसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है इसके अंदर, यानी कि इधर उधर भागती है ये रॉक्स। इसकी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा जो रॉक्स के टुकड़े हैं वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉस्ट एंड ग्रेबन बन जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हम देखते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले तो इसके जो स्टीप साइड्स रहेंगे, जब इस तरीके से फॉल्ट यानी कि इस तरीके से जो किसी रॉक के अंदर फ्रैक्चर्स बनेंगे, तो जब ये पूरा का पूरा हिस्सा एकदम से नीचे धसेगा तो यहाँ पर एकदम से शार्प स्टीप जो एजेस बनेंगी, ये इनकी खास बात है। उसके बाद फ्लैट टॉप्स, जो इसके टॉप रहेंगे वो एकदम से सपाट रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप, ऐसे फ्लैट जो इसके टॉप रहते हैं जो भी कोई माउंटेन्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रीहिन रिफ्ट वैली। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपकी है यूरोप के अंदर, यानी कि वेस्टर्न यूरोप में प्रेजेंट है, जो कि दो माउंटेन्स के बीच में प्रेजेंट है, वोगस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। आप इसको पिक्चर के अंदर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वोगस है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, और इस तरीके से बीच में एक रीहिन रिफ्ट वैली बन जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इस तरीके से यहाँ पर एक नदी भी बनाती है, रीहिन रिवर बोलते हैं जिसको। ये यूरोप के अंदर फैली हुई है पूरा का पूरा, तो इसको आप याद रख सकते हो। रीहिन रिफ्ट वैली वेरी गुड एग्जाम्पल है एक ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन का। इसके बाद है सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस, इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट है वो भी क्या है, एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन्स है। आप इसको इस पिक्चर में देख पाओगे, यहाँ पर आपका विंध्या पर्वत है, यहाँ पर सतपुरा की रेंजेज है, और बीच में से एक रिवर जा रही है। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला जो हिस्सा ये भी ऊपर उठ गया, ये भी ऊपर उठ गया, और बीच में से अंदर धस गया जहां से हमारी नदी बहती है। तो इस तरीके से क्या है, ये अपना पूरा का पूरा ब्लॉक माउंटेन्स बन गया है यहाँ पे। और जो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है विंध्याज के एंड सतपुरा का, ये पूरा का पूरा फ्लैट देखने के लिए मिलेगा आपको। यूंटा माउंटेन्स यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अभी हम चलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की तरफ। ये थर्ड पार्ट है माउंटेन्स का। इसके अंदर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वही सेम चीज है जो मैग्मा अंदर प्रेजेंट रहता है। जब ये मैग्मा जहां पर भी अपना क्रस्ट है जो पतला दिखता है, इसको जहां पर भी अपना जो सबसे ऊपरी जो लेयर है धरती की, जहां पर वो बहुत ज्यादा हल्की दिखती है, वहां से मैग्मा क्या है ऊपर की तरफ प्रेशर लगा देता है, और जिसकी वजह से एकदम से एक वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, जिसके अंदर जितना भी जो पूरा मैग्मा का जो प्रेशर था वो एकदम से बाहर आ जाता है और धरती के ऊपर आके ठंडा होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से बहुत सारी जो लेयर्स हैं ये बनाना शुरू कर देता है, और इस तरीके से बनी हुई लेयर के द्वारा एक बड़ा सा माउंटेन क्रिएट हो जाता है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी लेयर्स हैं, और जो ये लेयर्स हैं ये प्राइमरी रॉक्स होती है, जिनको हम इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। तो इनके जो नाम है जो एक वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे देखे गए हैं, जैसे कि मेन वेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या पूरा का पूरा लावा बाहर आता है, और इस लावा के साथ बहुत सारी गैसेज भी बाहर आती हैं, और ऐश बाहर आती है, और बहुत सारे और भी बहुत चीजें बाहर आती हैं, जो धीरे धीरे क्या है ठंडा होकर जमना शुरू हो जाती हैं। ये सेकेंडरी कौन है, यानी कि जरूरी नहीं है एक ही कौन से बाहर आए, कि समटाइम्स सेकेंडरी कौन भी बन जाते हैं, जिसके थ्रू क्या पूरा लावा बाहर आना शुरू होता है। की फीचर्स की अगर बात करें, वॉल्केनिक जो माउंटेन्स जो बनते हैं उसके अंदर एक होता है वेंट। वेंट जैसा कि मैंने दिखा दिया, ये अपना मेन वेंट है जिसके थ्रू पूरा का पूरा लावा बाहर आता है। उसके बाद लावा मैंने बता दिया, ये क्या है, मोल्टन रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स ही होती हैं, ये चट्टानें ही होती हैं, लेकिन ये पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, और बाहर आने के बाद ये पूरा ठंडा होने के बाद दोबारा से चट्टान बन जाती है, जिनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। उसके बाद एस एंड टेफ्रा इसके साथ आता है। बहुत सारी जो राख इस सिंडर कोन की वजह से ही आती हैं, और बहुत सारी गैसेज बाहर आती हैं इस वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। एक मैग्मा चैम्बर होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा मैग्मा भरा रहता है, ये पूरा मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। ये जो रीजन है, ये मैंने मेंटल में भी बताया था कि जो हमारी अर्थ की जो लेयर है, जो मिडिल लेयर है मेंटल, उसके अंदर पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर बना हुआ है। उस मैग्मा चैम्बर के थ्रू ही पूरा का पूरा मैग्मा बाहर आता है। उसके बाद एग्जांपल्स की अगर बात करें तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, एंड माउंट फ्यूजियामा जापान के अंदर प्रेजेंट है। दो इंपोर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे। ये है आपके यहाँ पर माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरा है माउंट फ्यूजियामा, ये आपका जापान के अंदर प्रेजेंट है इस जगह पर। ये हो गया आपका माउंट फ्यूजियामा। वॉल्केनिक माउंटेन्स के अगर टाइप की बात करें तो कुछ होते हैं एक्टिव माउंटेन्स, कुछ डोरमेंट और कुछ एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर से अभी भी लावा निकल रहा होता है, और
या फिर अभी कुछ दिन पहले ही वहां से लावा बाहर आया था, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स। दूसरा होता है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब अभी फिलहाल के लिए वहां से लावा बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन चांसेज हैं कि वहां से कभी भी लावा बाहर निकल सकता है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंट। और एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब हो गया खत्म, यानी कि वहां से कभी लावा बाहर आया था लेकिन अभी फ्यूचर में उससे कभी भी लावा बाहर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसी की वजह से इनको बोल देते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनिक माउंटेन्स। हम देखते हैं जो हमने पहाड़ पढ़े इनके क्या बेनिफिट्स हैं, यूज क्या है। तो सबसे पहले तो वाटर का जो बैलेंस है इस धरती के ऊपर, ये माउंटेन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। आपको मैं बता दूं, वाटर साइकिल जब आप पढ़ोगे जिसके अंदर आप देखोगे कि पूरा का पूरा पानी का जो चक्र है ये पूरा का पूरा माउंटेन्स की वजह से ही चल रहा है। होता क्या है, समुंदर के अंदर से शुरू करते हैं। समुंदर के अंदर पानी है, वो क्या है पूरा भाप बन के ऊपर उड़ता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये वेपर्स बन के क्या है पूरा का पूरा ऊपर कंडेंस होती हैं। कंडेंस क्यों होती हैं? क्योंकि जितना ऊपर आप जाओगे धरती के, वहां पर टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। डाउन होने की वजह से वो कंडेंस होता है, कंडेंस होने की वजह से बारिश करता है। लेकिन ये बारिश ऐसे नहीं करता। जब भी ये वाटर कंडेंस होता है तो वाटर वेपर्स के अंदर जो ये क्लाउड्स बनते हैं, इन क्लाउड्स के अंदर क्या है चार्जेस रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनको मिलाने का काम कौन करता है? तो जब भी ये बादल कहीं भी माउंटेन से जाके टकराते हैं, टकराने के बाद ये पूरा का पूरा बारिश होती है। और माउंटेन्स के ऊपर ठंडी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या है बारिश नहीं होती है, बारिश की जगह पे स्नोफॉल होता है। और जो स्नो गिरती है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है तो वही पूरा का पूरा पानी हमारी नदियों में आता है। और वो नदियाँ सीधा अपना पूरा जो भी पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं या फिर जीव जंतु रह रहे हैं वहाँ तक पूरा पानी की सप्लाई करती हैं। और वही पानी दोबारा से समुद्र में जाके गिर जाता है। तो इसी तरीके से इन माउंटेन्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मिनरल्स एंड मेटल्स हमको प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारी जो खदानें हैं वो पूरा का पूरा माउंटेन्स के अंदर ही प्रेजेंट हैं। प्रीशियस जो मेटल्स जो निकलते हैं जैसे कि अब डायमंड हो गया, सोना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? पूरा का पूरा माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं जैसे कि लकड़ी हो गया, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो पूरा का पूरा हमको कहाँ से मिलती हैं? माउंटेन से ही मिलती हैं। और फर्टाइल लैंड, आपको मैंने शुरू में ही बताया था इस लेक्चर के, बहुत सारा एल्यूवियल सॉइल है, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं वो नदियाँ साथ में लेके आती हैं और वो नदियाँ पूरा का पूरा डिपोजिशन कर देती हैं अपने प्लेन्स के अंदर। वही पूरा का पूरा जो मिट्टी लाई हुई मिट्टी है वही मिट्टी में अपना बहुत ज़्यादा उपजाऊपन रहता है, जिसकी वजह से पूरे की पूरी ज़मीन क्या है एक फर्टाइल लैंड बन जाती है इन माउंटेन्स की वजह से ही। उसके बाद फौना एंड फ्लोरा। फौना एंड फ्लोरा का मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जो वो सारे के सारे माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा माउंटेन्स का रोल है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर अपना पूरा माउंटेन्स खत्म होता है। अब हम देखते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यू का हिंदी में बोलते हैं पठार। पठार क्या चीज़ होती है? एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो समुद्र तल से काफ़ी हाइट पर है लेकिन प्लेन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही दिखाया था। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कुछ उठा हुआ हिस्सा रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेन रहता है। इसी को हम बोल देते हैं प्लेट्यू। ये प्लेट्यू ज़्यादातर लावा के डिपोजिशन से ही बनते हैं और इस लावा के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स इनके अंदर मिल जाते हैं और ब्लैक सॉइल इनके अंदर मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है और एक फसल को उगाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाती है। ये जो प्लेट्यूज हैं ये एक टेबल के जैसे दिखते हैं, यानी कि इसके जो स्लोप्स हैं एकदम से फ्लैट स्लोप देखने के लिए मिल जाते हैं और एक टेबल के जैसे एक हाईलैंड यानी कि ऊंचाई पर बना हुआ एक टेबल जैसे रहती है अपनी घर के अंदर, वैसा ही कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या में है, तंजानिया में है एंड उगांडा में है। इनके अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग होती है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से आप देख पाओगे इस पिक्चर के अंदर। ये अपना अफ्रीका रीजन है। इस अफ्रीका रीजन में यहाँ पर ये अपना पूरा का पूरा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से अपना ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी देखने के लिए मिलती है। ये आपका इथियोपियन प्लेट्यू हो गया और नीचे हो गया ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ये फैला हुआ है उगांडा, तंजानिया एंड केन्या, ये रीजन्स में पूरा का पूरा फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा जो डायमंड और गोल्ड की माइनिंग भी की जाती है। ये हो गया अपना तिब्बत प्लेट्यू। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। ये चाइना के अंदर फैला हुआ है और ये क्या है संसार का सबसे ऊंचा पठार है। वहीं इंडिया के अंदर भी देखने के लिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो भी मिल जाएंगे और ये इसके अंदर ब्लैक सॉइल है, जिसकी वजह से यहाँ का जो फर्टाइल रीजन है, फर्टिलिटी है जो सॉइल की वो बहुत ज्यादा हाई है इस ब्लैक सॉइल की वजह से। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया के अंदर है।
यहाँ पर भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं आयरन, कोल एंड मैग्नीज के, और ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू इस जगह पर। जैसा कि आपको सबको पता है ये रीजन है अपना उड़ीसा झारखंड वाला, तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है और यहाँ से बहुत सारा आयरन ओर वगैरह भी निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी जो प्लेट्यूज हैं उनके अंदर मिनरल्स के तो बहुत बड़े बड़े भंडार प्रेजेंट हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर हुंड्रू फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ही, और ये सुबर्न रेखा जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ एक जॉग फॉल है कर्नाटक के अंदर। तो ये जो वाटरफॉल्स हैं ये भी क्या है पठारों के अंदर ही मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है एकदम से डाउन जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से अगर कोई पानी यहाँ पे गिरेगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर भी प्लेट्यूज खत्म होते हैं। अभी हम देखते हैं प्लेन्स को। प्लेन्स कौन से होते हैं? प्लेन्स की जो हाइट रहती है वो समुद्र तल से 200 मीटर तक रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये बिल्कुल एकदम से प्लेन रहते हैं जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है नदी के द्वारा बहुत सारा जो एल्यूवियल सॉइल है वो लाई जाती है और जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि बनाती है। इसी की वजह से जहाँ जहाँ पर भी ये प्लेन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं ताकि खेती आसानी से कर सकें। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेन्स हैं जैसे कि गंगा का प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है और यांगसे का प्लेन है चाइना के अंदर। इंडो गैंगटिक प्लेन्स को ये इस जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रिवर है गंगा रिवर यहाँ से आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। तो ये असम वाला जो रीजन है और ये अपना नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है पूरा का पूरा क्या है प्लेन से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है और रिवर की जो सहायक नदियां हैं यही पूरा का पूरा अपना गंगा का जो प्लेन बनाती हैं और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन बनाती हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कोई इश्यूज हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।